हाँ तो भाइयों और बहनों, यही साबित करना था मुझे कि यहाँ 5 डैश एंड कैसे आ गया, और यहाँ 3 डैश एंड कैसे आ गया, और यहाँ 3 डैश एंड कैसे आ गया, और यहाँ 5 डैश एंड कैसे आ गया। क्योंकि इंटरमीडिएट साइड पे तो किनारा है ही नहीं ना, तो फिर हमने इसको 5 डैश एंड एज्यूम किया है इसका मतलब, और इसको 3 डैश एंड एज्यूम किया है इसका मतलब, और इस वाले को ऐसे ही। हाँ ऐसा हो सकता है। अब समझिएगा कैसे। मैंने कहा आपको, देखिए आपके सामने ओरिजिनल स्टैंड यहाँ पे ये दिख रहा है। मैंने कहा आपको कि चलो भाइयों, इस वाले बॉन्ड को आप ब्रेक करके मानो, जहां ओराई साइट है, जहां ओराई साइट है, इस वाले फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को आप क्या करो, ब्रेक करके मानो कि ये वाली बॉन्ड जहां पर ओराई साइट है वो बॉन्ड ब्रेक हुई। ओराई साइट वो खास जगह होता ही है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, चलिए तो अब आप ही बताइए, यहाँ पे ये कौन सा कार्बन था, थर्ड कार्बन था, ये कौन सा कार्बन था, फिफ्थ कार्बन था। बताइए, इसका 5 डैश पार्ट फ्री है और इसका 3 डैश पार्ट फ्री है। अगर आप एज्यूम करेंगे कि ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है, टूटा नहीं है, एक्चुअल में ये वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। डीएनए में ऐसा खास जगह होता है, यूकेरियोट्स में बहुत सारा, प्रोकैरियोट में एक। ठीक है, ऐसे में कह रहा हूं इधर, अगर आप इसमें ऐसा कुछ करेंगे तो यहाँ पे 3 डैश वाला था और ये 5 डैश से फॉस्फेट जुड़ा था, तो यहाँ पे 3 डैश वाला पार्ट फ्री हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 डैश वाला पार्ट फ्री हो जाएगा। मतलब आपका एजम्पशन ये है कि ओ आर आई साइट के पास जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पड़ रहा है, उस फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के ऊपर नीचे जो न्यूक्लियोटाइड है उसको हम ऐसा पॉइंट मान रहे हैं जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और जहां से रेप्लिकेशन खत्म होगा। जैसे कि ये वाला पार्ट है, यहां से रेप्लिकेशन इसमें स्टार्ट होगा और इसमें यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। वो क्यों, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसमें यहां से स्टार्ट होगा और इस वाले में यहां पे खत्म होगा। तो एक ही स्टैंड में मैं बात करूं तो और आई साइट वो जगह है जहां पे इधर की डायरेक्शन में क्या हुआ, रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ इस वाले स्टैंड में, और इस वाले में इधर की तरफ स्टार्ट हुआ। इसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ओरिजिन जो है, मतलब कि ओराई साइड जो है, उसके दोनों साइड में रेप्लिकेशन चल रहा है, एक इधर एक इधर। तो यहाँ पे इधर जो चल रहा है वो किसमें चल रहा है भाई, इसमें चल रहा है। क्योंकि देखो नया वाला जो बनता है वो बनेगा 5 to 3, तो इसी के सामने 5 to 3 बन सकता है भाई। बात सही है कि नहीं। और इसमें अगेन हियर इधर 3 to 5 बनेगा। वो कैसे, मैं भी आपको वो भी साबित कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन पहले मुझे इतना बताओ, क्या ये बात सभी को समझ में आया कि इंटरमीडिएट साइट पर 3 और 5 डैश आप कैसे डेजिग्नेट कर देते हो। कितनों को समझ में आ गया, आंसर कीजिए, कितनों को समझ में आ गया। ऐसा कुछ फ्री होता नहीं है यहाँ पे, हम लोग स्टडी करने के लिए इसको फ्री मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट साइड पे आप कहीं पे भी और आई साइड जहां पे भी है वहां पे आप उसके जस्ट ऊपर नीचे 3 और 5 आप डेजिग्नेट कर सकते हो। ठीक है, मैं ये बात कर रहा था कि आप यहाँ पे 5 डैश एंड ही क्यों एज्यूम किए, क्योंकि आपने जहां पर और आई साइड है अगर आप वहां के बॉन्ड को तोड़ के एज्यूम करेंगे तो यहाँ पे 5 डैश एंड ही फ्री आपको मिलेगा। अब बोलो क्यों, क्योंकि इस वाले चेन में इधर की तरफ 5 डैश एंड फ्री था। देखो, तो इधर वाला पार्ट जो फ्री मिलेगा वो आपको 5 डैश पार्ट मिलेगा। और जब ये चेन टूटेगा तो ऊपर की तरफ देखो 3 डैश एंड फ्री था, इसलिए ऊपर की तरफ 3 डैश एंड फ्री मिलेगा। लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई अभी स्ट्रेंथ तो पूरा खुला नहीं है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। स्ट्रेंथ तो एक साथ पूरा खुलता नहीं है, मैंने आपको समझाया है। थोड़ा सा स्ट्रेंथ खुला, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो भाई कैसे होगा, और मैं फिर कह रहा हूँ स्ट्रेंथ का सिंथेसिस 3 डैश एंड से ही स्टार्ट होगा। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब आप समझ गए सर, स्ट्रेंथ का सिंथेसिस इसमें यहां से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें यहां से स्टार्ट हो जाएगा। सर समझ में आ गया, ये तो आपको सही समझ में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें यहां से सिंथेसिस स्टार्ट हुआ, यहां आके एंड हो गया और यहां खत्म हो गया, फिर आगे खुलेगा तो कंटिन्यू होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां नहीं बनेगा, यहां भी बनेगा। यहां कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। ऐसे इसमें आप सोच रहे हो कि यहां से 3 डैश मिल गया तो यहां से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा नए स्टैंड का, आगे कंटिन्यू चलते रहेगा तो खुलते रहेगा। ये तो समझ में आ गया। और आप सोच रहे हो कि इसमें नहीं बनेगा, अरे इसमें भी बनेगा, कैसे बनेगा ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। कितने लोग समझ गए मैं क्या सवाल ओरिजिनेट करना चाह रहा हूं।
ठीक है, नया बनने वाले स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 to 5 डैश होता है, सॉरी 5 to 3 डैश होता है। तो इसके सामने जब बनेगा नया स्ट्रैंड तो ही इसका 5 to 3 डैश वाला डायरेक्शन आ पाएगा, ऐसे जाते जाएगा। इसके सामने बनेगा नया स्ट्रैंड तो इसका 5 डैश to 3 डैश आ जाएगा। लेकिन सवाल है, क्या इस डीएनए के इस सेगमेंट में सिंथेसिस नहीं होगा नए स्ट्रैंड का? क्या इसमें सिंथेसिस नहीं होगा नए स्ट्रैंड का? तो इस सवाल का जवाब तो मैं ही दे दे रहा हूं कि सिंथेसिस तो होगा। तो फिर सवाल है, इस वाले में 3 डैश एंड फ्री तो नहीं दिख रहा भाई, कहां दिख रहा? तो किनारे पे है, बीच में तो हेलिक्स बना हुआ है, फ्री तो नहीं है ना? अरे फ्री तो नहीं है ना, कहां दिख रहा है फ्री? तो बताता हूं आपको, फ्री दिखेगा, नजरिया थोड़ा तेज कीजिए। जहां तक हेलिक्स खुला है, क्या यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियोटाइड होगा? यस और नो? अरे जहां तक हेलिक्स खुला है, क्या यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियोटाइड होगा? अगेन इसमें हियर, इसमें भी जहां तक हेलिक्स खुला है, जहां तक हेलिक्स खुला है, क्या इसमें भी कोई न्यूक्लियोटाइड होगा? अरे बिल्कुल होगा ना। और इस न्यूक्लियोटाइड में जो थर्ड वाला कार्बन होगा, इस वाले जो ये जहां तक हेलिक्स खुल गया है, इसमें भी जहां तक हेलिक्स खुल गया, अगर मैंने कहा कि इसमें यहाँ पे मुझे 5 डैश एंड मिला है, तो बताइए उसका 3 डैश एंड यहाँ पे होगा या नहीं होगा? अगर मैंने कहा मुझे इस धागे में यहाँ पे 5 डैश एंड मिला है, तो उसका यहाँ पे 3 डैश एंड होगा या नहीं होगा? कितनों को बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। ये वो 3 डैश एंड है जहां पर हेलिक्स, जहां तक हेलिक्स अभी खुला है, जहां तक खुला है उसके जस्ट जस्ट नीचे वाला, यहाँ पे जहां तक खुला है उसके जस्ट ऊपर वाला, उसका 3 डैश एंड है फ्री। अब बताइए, अगर मुझे सिंथेसिस स्टार्ट करना हो तो क्या हम यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं? नए स्टैंड का सिंथेसिस 5 डैश टू 3 डैश इधर की तरफ, अरे बोलिए, इसमें इधर की तरफ सिंथेसिस स्टार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है? 5 डैश टू 3 डैश। कितनों को मेरी बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा कीजिए। कितनों को मेरी बात समझ में आई? ये बात कोई नहीं बता रहा भाई साहब, आपको कोई नहीं बताता। आप सारे यूट्यूब छान लो, टाइम मिल जाएगा तो मुझे वीडियो भेज देना, यूट्यूब छान लो, अनअकैडमी छान लो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना यार, मैं भी आपकी जगह एक दिन था स्टूडेंट की तरह, और बड़ा कंफ्यूजन रहता था इन बातों में। यार ये मास्टर बीच में इंटरमीडिएट साइड पे 5 डैश एंड कहाँ से लिख देता है भाई? बड़ा कंफ्यूजन रहता था। अपना तर्क लगा के मैंने निकाला है, समझ में आ गया ना ये बातें? अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लेकिन ये बातें जो मैंने आपको समझाई, आपके काम का कोई काम का नहीं, आपसे ये सब सवाल कोई नहीं पूछने वाला है। आप तो सिंपल पता है क्या करो, और आई साइड के दोनों साइड वाई फॉर्क बना दो, दोनों साइड वाई फॉर्क बना दो। वाई फॉर्क का किनारा तो आपको पता होगा ना एटलीस्ट यार, अरे किनारा तो पता होगा तब तो आपने वाई फॉर्क बनाया है। तो जब वाई फॉर्क बनाओगे तो इधर अगर 3 डैश एंड फ्री है इस वाले में, तो यहाँ 5 डैश कर देना, यहाँ 5 डैश है तो यहाँ 3 डैश कर देना, यहाँ इस वाले में 5 डैश है तो यहाँ 3 डैश कर देना, और यहाँ 3 डैश है तो 5 डैश कर देना। इतना सिंपली तो कर ही लोगे ना यार, समझ में आया? आप सिंपली ऐसे करके चलना आगे। कितना को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कितनों को समझ में आ गया? बाकी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, डिटेल दे दिया, लेकिन आपके काम का नहीं है। तो आप जब भी अगर ऐसा कंफ्यूजन में पड़े तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख लेना, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ आपके किसी काम का नहीं है, हटाइए। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब जो आगे हम स्टडी करेंगे कि नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस कैसे होता है, केवल एक फॉर्क को लेके करेंगे स्टडी। ध्यान रहे, और आई के दोनों साइड सिंथेसिस चल रहा है, फिर बोल रहा हूँ, और आई साइड के दोनों ही साइड सिंथेसिस चल रहा है, वो भी दोनों ही डायरेक्शन में चल रहा है। देखो ये और आई साइड है, इसमें चल रहा है इधर से इधर, इसमें चल रहा है इधर से इधर, इसमें चल रहा है इधर से इधर, इसमें चल रहा है इधर से इधर। तो और आई साइड के दोनों ही साइड रेप्लिकेशन चल रहा है, लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे केवल एक ही फॉर्क को लेकर। एनसीईआरटी भी आपको केवल एक ही फॉर्क को लेकर स्टडी कराएगा, और आपसे कभी अपोजिट फॉर्क के बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन पढ़ते पढ़ते ये भूल मत जाना कि अपोजिट साइड भी चल रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल। और बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या है? और आई साइड के दोनों साइड, मतलब कि दोनों ही फॉर्क में सेम काम चल रहा है। तो हम लोग केवल इस फॉर्क को स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी ने क्या किया है, पढ़ाया है इसी फॉर्क के बारे में, लेकिन इस फॉर्क को वो उल्टा करके बना दिया। इस फॉर्क को कोई उल्टा हुआ है? अरे इस फॉर्क को कोई उल्टा के बना सकते हो?
लो मैं बना रहा हूँ, उल्टा दो इस फर्क को। लो, इस फर्क को मैं उल्टा रहा हूँ। इस फर्क को अगर मैं उल्टाऊंगा तो कुछ सीन ऐसा आएगा। कितनों को समझ में आ गया कि इसी फर्क को उल्टाने पे सीन मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। एनसीईआरटी पेज नंबर, अरे 12th में होगा ना यार। एनसीईआरटी पेज नंबर 107 पे फिगर 6.8 पर रेप्लिकेशन फॉर्क दे रखा है, यही वाला दे रखा है। देखो बात पता है, बच्चा ना जिंदगी भर ढूंढते रहता था कि ये वाला फॉर्क कहाँ से आया, और सच बता रहा हूँ बच्चा को कभी समझ में नहीं आता कहाँ से आया। अब कितने लोग समझ गए कि मुझे इस फॉर्क को उल्टा के एनसीईआरटी के फॉर्क को समझाने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं स्टार्टिंग में एक काम करता, स्टार्टिंग में वो बताना कौन समझ रहा है बात को, हाथ खड़ा करना, मैं उससे पूछ लूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही जब डीएनए का दोनों स्टैंड ले रहा था उस टाइम में ऐसा क्या करता कि लास्ट में एनसीईआरटी के फर्क को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे उल्टाना नहीं पड़ता। कितने लोग समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? एक लोग समझे। रिवा को बोलने दो, लेडीज फर्स्ट। बोलो क्या करते हैं स्टार्टिंग में ही? सर 3 डैश वाले को 5 डैश पहले ले। बस, अगर हम इसको यहाँ पे 5 डैश ले लेते, इसको 3 डैश ले लेते, और इसको 3 डैश और 5 डैश ले लेते, तो मुझे ये फर्क पलटाने की जरूरत पड़ती ही नहीं और एनसीईआरटी वाला ही एक्सप्लेन हो जाता। लेकिन एक बात पता है, हाँ ऐसा भी होता है, डीएनए तो ऐसा भी होगा ना भाई। लेकिन एक बार पता है, जो भी टीचर मॉलिक्यूलर पढ़ाते हैं, हर किसी का प्रैक्टिस में ऐसा हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि जब डीएनए का स्टैंड लिखते हैं तो इधर 3 डैश लिख देते हैं, इधर 5 डैश लिख देते हैं, इधर 5 डैश लिख देते हैं। ये प्रैक्टिस में आ जाता है हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। आप भी जब पढ़ोगे तो पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस में आ जाता है। तो टीचर स्टूडेंट दोनों का प्रैक्टिस में यही वाला स्टैंड रहता है। लास्ट में जब फॉर्क बनता है तो फॉर्क एनसीईआरटी से मैच नहीं करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट में फॉर्क एनसीईआरटी से मैच नहीं करता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ या तो आप स्टैंड स्टार्टिंग में ऐसा वाला लो जिससे रेप्लिकेशन के फॉर्क को पलटाना ना पड़े लास्ट में, या नहीं तो लास्ट में अगर ऐसा आ रहा है तो आप समझ जाना उल्टा के। कुल मिला के आपसे ये बात कोई नहीं, मतलब मैं टेक्निकल चीजें तो क्लियर कर रहा हूँ बस, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बाद में। तो कुल मिला के आपके सामने ये फॉर्क तैयार है, इसी में हम एक्सप्लेन करेंगे सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अभी तक मैंने आपको न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस का मैकेनिज्म नहीं समझाया, नहीं समझाया है। अभी तक तो मैं बस आपको यही समझा रहा हूँ कि ओआरआई साइड से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और ओआरआई साइड के दोनों ही साइड में होगा, दोनों ही डायरेक्शन में होगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रेंड्स। नया स्ट्रेंड्स कैसे बनता है, एक फॉर्क में स्टडी करेंगे, चल रहा होगा दोनों फॉर्क। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, स्क्रीनशॉट लेना, लीजिए जल्दी से। जहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है। चलिए, नहीं है, अच्छी बात है। अब हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन का तीसरा स्टेप, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। स्टेप का नाम है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। फिर कह रहा हूं मैं ज्यादा तामझाम करूंगा नहीं, सीधा मैं रेप्लिकेशन का फॉर्क बनाऊंगा। ये लो, और आप जान ही रहे मैं कौन सा फॉर्क बनाने वाला हूं, आप समझ चुके होंगे। ये लीजिए फॉर्क, ठीक है। मैंने कहा कि 3 डैश एंड है, और ये अरे 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 अरे, कौन वाला फॉर्क लिए थे अभी? ये 3 डैश और ये 5 डैश। तो इसमें यहाँ पे 5 डैश और इसमें यहाँ पे 3 डैश, यही वाला ना अभी लिए थे जी? एनसीईआरटी में यही वाला है ना?
यही वाला था ना अभी। ठीक है, इसी को समझाएं तो ज्यादा बेटर है। अरे नहीं, एनसीईआरटी में ये वाला फर्क नहीं है, अभी मैंने उल्टा आपको है। उल्टा है ना। यस सर। 1 सेकेंड वेट कीजिए, यहाँ पे तो सब मिट गया। कोई बात नहीं है, आप तो समझ ही चुके होंगे मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। एनसीईआरटी ने एक तरफ से दिया, मैंने दोनों तरफ से समझा दिया, ठीक है। अगर उल्टा नहीं मैच खा रहा है तो उल्टा मैच खा जाता। अरे कितने लोग समझ गए मैं जो बोल रहा हूँ, उल्टा फुल्टा के बात दोनों ही हो सकती है। एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए अगर आप समझ गए तो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी वाला फॉर्क लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको इजी हो। एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिया है 5 डैश और इस वाले को लिया है 3 डैश, ठीक है। तो इस वाले को यहाँ पे 3 डैश और इस वाले को 5 डैश लिया होगा, क्योंकि दोनों स्टैंड 20 पैरेलल है। यहाँ पे था और आई साइड, ठीक है। तो मेरे और आई साइड में यहाँ पर 5 और 3 आ रहा था, तो मतलब ये ऊपर वाला स्टैंड को ले लिया है डायरेक्टली, आप यूं भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए वो सब बात आप समझ चुके हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं न्यू स्टैंड का सिंथेसिस कैसे होता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, इधर इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड था पहले से, था कि नहीं? यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड था, यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड था, अरे था कि नहीं? और यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड था, ऐसे सोन आगे न्यूक्लियोटाइड था। अच्छा, मैं लास्ट तक दिखाऊं एक बार, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड था, ऐसे इधर भी उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा, क्योंकि दोनों अगर स्टैंड सेम है, स्टैंड खुला है, तो उतना ही न्यूक्लियोटाइड इधर भी होगा। 1 2 3 4 और 5। H बॉन्ड टूट चुके हैं। ये लीजिए शुगर है, सभी का शुगर है, सभी का शुगर है। न्यूक्लियोटाइड में शुगर कौन सा होता है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। और आपको पता है डबल हेलिक्स में नाइट्रोजन स्पेस होता है हेलिक्स के अंदर की तरफ, तब ना वो दूसरे वाले स्टैंड के नाइट्रोजन स्पेस के साथ पेयरिंग करता है, ठीक है। तो दिस इज नाइट्रोजन स्पेस जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। दिस इज नाइट्रोजनस बेस जो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं एन ग्लाइकोसिडिक मतलब कि नाइट्रोजन स्पेस में कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि मैं आपको पेयरिंग समझा पाऊं, ठीक है। अरे यार कोई बात नहीं, रुक जाओ। चलो, यहाँ पे मैंने मान लिया एडेनिन था, तो यहाँ पे सामने कौन रहा होगा? थाइमिन रहा होगा। यहाँ पे मैंने माना साइटोसिन था, यहाँ कौन रहा होगा? गुआनिन रहा होगा। यहाँ पे मैंने अगेन माना एडेनिन है, तो यहाँ थाइमिन होगा। यहाँ मैंने माना थाइमिन है, तो यहाँ एडेनिन होगा। और यहाँ मैंने माना गुआनिन है, तो यहाँ साइटोसिन होगा। ये तो सिंपल बात है, ये तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद इधर क्या है भाई? सभी का फॉस्फेट अपना अपना, हर न्यूक्लियोटाइड का अपना फॉस्फेट होता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है भाई न्यूक्लियोटाइड। ये सब ओल्डर स्ट्रैंड है। ओल्डर स्ट्रैंड को ही हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट इनफैक्ट वो स्ट्रैंड होता है जिससे कुछ नया बनता है, बस। टेम्पलेट वो स्ट्रैंड होता है जिससे कुछ नया बनता है। कार्बन का नंबर अभी आपने खुद ही बताया था, ये फर्स्ट है, ये फिफ्थ है, और इधर होगा थर्ड वाला, क्योंकि इधर 3 डैश एंड फ्री है, तो थर्ड वाला नीचे होगा इस स्टैंड में, तब ना यहाँ फ्री होगा। फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, अगेन ये सोन फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सोन। इसका यहाँ पे थर्ड कार्बन होगा, ये फिफ्थ कार्बन होगा, ये फर्स्ट कार्बन होगा। अगेन हियर थर्ड कार्बन, फिफ्थ कार्बन, फर्स्ट कार्बन, एंड हियर दिस वन इज फिफ्थ कार्बन, इधर थर्ड कार्बन, इधर फर्स्ट कार्बन। अगेन हियर थर्ड कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और इधर फर्स्ट कार्बन। आपको पता है ये सभी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की मदद से जुड़े होते हैं। अगर ये वाला चेन है, आपको पता है 5 डैश एंड की तरफ जो न्यूक्लियोटाइड है वो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होता है। अरे ठीक है। और ये आपको पता है ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है,
क्योंकि इसका जब सिंथेसिस हुआ होगा तो ऐसे ही ये चेन बना होगा। इसमें ये वाला और ये वाले में 5' एंड की तरफ ट्रिक भी बताए थे, फर्स्ट फर्स्ट, याद है फर्स्ट। तो 5' एंड की तरफ जो रहा होगा वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है। आपको पता है यहाँ पे OH पार्ट फ्री है और यहाँ पे OH पार्ट फ्री है, आपको पता है ये वाला फॉस्फेट फ्री है, ये वाला फॉस्फेट फ्री है। बाकी सब आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। इसका OH इसके साथ इस फॉस्फेट के साथ अटैच्ड है, इसका OH वाला पार्ट इसके साथ रिएक्ट कर गया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना, अगेन सो ऑन। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के माध्यम से ये लोग सभी आपस में कनेक्टेड हैं। हियर अगेन ये वाला फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड था, इसके साथ ये बॉन्डिंग है, इसका ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला OH फ्री रह गया, यहाँ पे ये वाला OH फ्री रह गया और यहाँ पर ये वाला फॉस्फेट फ्री रह गया और यहाँ पर ये वाला फॉस्फेट फ्री रह गया, इसलिए 5' एंड कहलाया और इसलिए इधर वाला ये 3' एंड कहलाया। मैं कह रहा हूं नया चेन का जो सिंथेसिस होता है उसके लिए चाहिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ही जब आएगा तो वही जब जुड़ेगा अपने किसी पुराने न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंड अप होगा तो फिर उस दोनों के बीच में डबल स्ट्रैंड बनने की टेंडेंसी होगी। कुल मिला के डीएनए का मुझे नया स्ट्रैंड बनाना है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड चाहिए। मैंने बोला अरे आ जाओ डीएनए के पॉलीमराइजेशन कराने वाले एंजाइम, अब तुम लोग आ जाओ। मैंने डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3 मैंने यहाँ पर तीनों को लाकर खड़ा कर दिया। मैंने कहा तुम लोग डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो, चलो बारी आ गई है डीएनए के न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस की, चलो तुम लोग जाओ और अपने अपने काम पे लग जाओ। तीनों ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा हम नहीं कर सकते। मैंने कहा अरे तुम्हारा तो नाम ही है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बोला इसीलिए तो नहीं कर सकते साहब क्योंकि हमारा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। हम ऐसा एंजाइम है जो चेन को कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन हम चेन को स्टार्ट नहीं कर सकते बनाना। हमने कहा क्यों? का आप कोई भी बेस मुझे दे दो, मैं उस बेस पर बाइंड करता हूँ तब अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने कहा बेस तो तुम ही लोग ना बनाओगे डीएनए का। बोला नहीं हम स्टार्ट कर ही नहीं सकते, मुझे कोई सा भी बेस दे दो। मैंने कहा आरएनए का बेस चलेगा? बोला चलेगा। तब मैंने कॉल किया किसको? आरएनए पॉलीमरेज को। मैंने किसको कॉल किया? आरएनए पॉलीमरेज को। कोई बताएगा ये वाला आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे अभी आएगा वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। सर एक और क्वेश्चन फिर से। जो अभी आएगा एक छोटा सा आरएनए सेगमेंट बनाने के लिए जो बेस की तरह काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज के लिए, वो आरएनए पॉलीमरेज जो अभी छोटा सा सेगमेंट बनाएगा आरएनए का आके कहाँ पे बनाएगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी 8 से 10 बेस पेयर का लगभग बनता है, मेरे पास तो जगह नहीं उतना, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए का थोड़ा सा टुकड़ा बनेगा इधर भी और इधर भी, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो ये आरएनए का टुकड़ा किस चीज का बना होगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो मेरा सवाल ये है कि ये आरएनए का टुकड़ा बनाने के लिए तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा या आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा। चलिए जिसने हाथ खड़ा नहीं किया मैं पूछूंगा उसी से। निशा। सर आरएनए डिपेंडेंट। आरएनए डिपेंडेंट, अच्छा। ज्योति। सर ये डीएनए डिपेंडेंट है। शाबाश, ये डीएनए डिपेंडेंट होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। अब बोलो क्यों? निशा गौर करो, सामने स्टैंड किसका है? डीएनए का या आरएनए का? अरे सामने स्टैंड तो डीएनए का है ना, ये सामने स्टैंड तो डीएनए का है ना। उसके सामने आरएनए का स्टैंड बनाएगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज। तो वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा सेगमेंट यहाँ आरएनए का नहीं बनाने वाला है। वो बस 8 से 10 पेयर का एक सेगमेंट बनाएगा आरएनए का। कितना? 8 से 10 बेस पेयर, 8 से 10 बेस पेयर आरएनए सेगमेंट।
8 से 10 बेस पेयर आरएनए सेगमेंट बनाएगा, इसी को बोलते हैं आरएनए प्राइमर, जो डीएनए पॉलीमरेज के लिए एक बेस की तरह एक्ट करेगा। ये आरएनए प्राइमर 3' एंड पर बनेगा, ये आरएनए प्राइमर 3' एंड पर बनेगा। यही आरएनए प्राइमर यहाँ पे भी बना है, दिस इज ऑल्सो आरएनए प्राइमर। कौन बनाया भाई? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को हम लोग प्राइमेज भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमर बनाएगा ना, प्राइमेज भी कहते हैं। प्राइमर एक बेस होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर आप काहे उलूल पुलूल बात कर रहे हो, यहाँ पे एक ही न्यूक्लियोटाइड है सामने में डीएनए का, और आप आरएनए के इस सेगमेंट को 8 से 10 बेस पेयर लंबा कैसे बोल रहे हो सर? 8 से 10 बेस पेयर तो यहाँ तक जाओगे तब ना। अरे ठीक है यार, मेरे पास उतना जगह नहीं है, आप समझो ना, समझने की कोशिश तो करो कि यहाँ पे जो सेगमेंट बनता है आरएनए का वो 8 से 10 बेस पेयर, 8 से 10 उसमें न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो डीएनए का ऑलरेडी 8 से 10 दोनों मिला के बेस पेयर हो गया, ठीक है। तो आरएनए के जो यहाँ सेगमेंट बनेंगे उसमें लगभग 8 से 10 राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक छोटा सा चेन बनेगा आरएनए का। कितना को मेरी बात समझ में आ गई? कितना को मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको खुशी के लिए चाहिए तो लीजिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा बना जिसको बोल रहे हैं आरएनए प्राइमर। खुश? ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पे आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बना जिसको हम बोल रहे हैं आरएनए प्राइमर। ये किसने बनाया? आरएनए प्राइमेज, इसको आरएनए प्राइमेज भी कहते हैं, प्राइमेज भी कहते हैं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। इसने अपना काम कर दिया और वो एंजाइम चला गया। तो पूछा जाता है क्या डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज का कोई काम है? अरे उन्हीं का तो काम है, स्टार्ट वही तो करता है। तो क्या आरएनए रेप्लिकेशन में आरएनए पॉलीमरेज का काम है? बिल्कुल है। किसी किसी बैक्टीरिया में आरएनए रेप्लिकेशन, सॉरी किसी किसी वायरस में आरएनए रेप्लिकेशन होता है ना जी, जहाँ आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल होता है, वहां भी आरएनए रेप्लिकेशन, आरएनए पॉलीमरेज का ही काम है। तो पूछा जाता है, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई नहीं जा रहा मार्केट में इस लेवल तक, सुनिएगा ध्यान से। वो दोनों आरएनए पॉलीमरेज जो एक डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं और एक जो कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं, बेसिकली इन दोनों आरएनए पॉलीमरेज में क्या अंतर है? कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए। वो आरएनए पॉलीमरेज जो एक डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं और एक वो आरएनए पॉलीमरेज जो वायरस के अंदर आरएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं। इन दोनों आरएनए पॉलीमरेज, दोनों तो आरएनए पॉलीमरेज ही आरएनए ही बनाएंगे, इन दोनों आरएनए पॉलीमरेज में क्या अंतर है? कौन बताना चाहेगा? और कोई? और कोई? कोई नहीं? बताओ आतिक। इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो डीएनए डिपेंडेंट होगा शाबाश, और वायरस दिल जीत लिया, दिल जीत लिया भाई साहब। इतना डीप कोई नहीं घुस रहा मार्केट में, मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक दो यार, तब मैं और डीप जाऊंगा। अरे यार ये बात पहले मैंने बताया है, आरएनए पॉलीमरेज दो तरीके के, डीएनए डिपेंडेंट, आरएनए डिपेंडेंट। और ये डिपेंडेंसी वर्ड आती है टेम्पलेट को लेकर, ये डिपेंडेंसी वर्ड आती है टेम्पलेट को लेकर। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर बनाने के लिए आता है, वो डीएनए के टेम्पलेट के सामने आरएनए का प्राइमर बनाता है। तो ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। जबकि आरएनए रेप्लिकेशन के दौरान आरएनए के सामने ही आरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है और वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। अब सभी को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। अब सभी को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। तो अगर आप चाहें तो ये बात अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ऐसा सवाल जब बनेगा तो वो सवाल हर कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा, रट्टू तोते तो नहीं कर पाएंगे, उनकी तो औकात नहीं है। जो कंसेप्चुअली समझा है चीजों को वही कर सकते हैं। तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आरएनए रेप्लिकेशन में भी आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए रेप्लिकेशन में भी आरएनए पॉलीमरेज का काम है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए डिपेंडेंट है, जबकि आरएनए रेप्लिकेशन में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंसी वर्ड टेम्पलेट से आती है, और टेम्पलेट वो स्टैंड होता है जो पुराना कोई स्टैंड होता है जिससे कुछ नया बनता है। सिंपल।
अब हम बात कर रहे हैं कि आरएनए का प्राइमर यहाँ पे भी बना और आरएनए का प्राइमर यहाँ पर भी बना। आपको पता है कि इस वाले स्टैंड में यहाँ 3' एंड 3 है और यहाँ 5' एंड 3। आपको पता है ये वाला स्टैंड जो बनना स्टार्ट हुआ होगा यहाँ पे उसका 5' एंड रहा होगा और यहाँ पर आरएनए का टुकड़ा 3' एंड रहा होगा। ऐसे ही इस वाले में यहाँ पर 5' एंड रहा होगा, यहाँ पर 3' एंड रहा होगा। आरएनए के छोटे से टुकड़े की कहानी है। इसमें भी डायरेक्शन आप वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे आप डीएनए के टुकड़े में डायरेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि डीएनए हो या आरएनए हो दोनों बना तो न्यूक्लियोटाइड का ही है, फर्क बस शुगर का है, फर्क बस शुगर का है और नाइट्रोजनस बेस का भी है। लेकिन डायरेक्शन तो आप शुगर में जिस बेसिस पर बात करते हैं वो तो 5 कार्बन वाला ही होता है। तो यहाँ पे ये 5' यहाँ पे 3', ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे 3' था। इसके सामने जो बना होगा पहली बार न्यूक्लियोटाइड वो अपोजिट मैनर में आया होगा। चलिए मैं आगे बात कर रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट आ रहा हूं कि अब आ गया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आया है इसी न्यूक्लियोटाइड चेन को, ये आरएनए प्राइमर ये भी एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड चेन है जिसमें 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन वो राइबोन्यूक्लियोटाइड उस चेन को कंटिन्यू करेगा और वो चेन अब जो बनेगा वो डीएनए का सेगमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर एज अ मोनोमर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़कर एक लंबी सी चेन बनाने वाले एंजाइम ही तो कहलाती है डीएनए पॉलीमरेज। मुझे बताएंगे मेनली ये काम करने के लिए यहाँ पर कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 या 3? जल्दी से सब लोग चैट में लिखिए। यहाँ पर जो उस चेन को कंटिन्यू करने के लिए आएगा, मतलब कि नया स्टैंड बनाने के लिए आएगा, वो तो डीएनए पॉलीमरेज ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड के चेन का सिंथेसिस होने वाला है। तो उसको पॉलीमराइज कौन करेगा? उस मोनोमर को जोड़ जोड़ के लंबा सा चेन कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 या 3? जिनका जवाब है 1 वो गलत है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 को रेप्लिकेज एंजाइम कहते हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन के दौरान नया स्ट्रैंड बनाने के लिए मेनली जिम्मेवार होता है डीएनए रेप्लिकेशन, सॉरी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 3। कितनों को बात समझ में आ गई? फिर बोल रहा हूँ, नया स्ट्रैंड जब बनता है, नया स्ट्रैंड बनाने के दौरान, नया स्ट्रैंड बनाने के दौरान जो चेन का सिंथेसिस कंटिन्यू होता है वो डीएनए पॉलीमरेज करता है, लेकिन उसको मेनली कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। याद आ गया सभी को? अरे याद आया सभी को? ठीक है। तो अब कुल मिला के बात ये है कि इसमें चेन का सिंथेसिस इधर कंटिन्यू होगा, ओके, और इसमें चेन का सिंथेसिस इधर कंटिन्यू होगा, ओके। आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर तब तक चेन इधर खुल भी तो रहा होगा? बिल्कुल खुल रहा होगा, मतलब आप समझ गए। यहाँ के बाद अब डीएनए रेप्लिकेशन का स्टेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। यहाँ के बाद डीएनए रेप्लिकेशन का स्टेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। इस वाले में इधर से बन के यहाँ जब पहुंचेगा तब तक स्ट्रैंड और आगे खुल चुका होगा, तो ये तो आगे बढ़ सकता है सिंथेसिस, लेकिन इसमें यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुंच गया। अब इसका इधर वाला पार्ट में कौन करेगा? ये सब सारी समस्याओं का समाधान सुनने के लिए आप देखते रहिए हमारा एपिसोड, और अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे आरएनए प्राइमर बन जाने के बाद क्या होता है कि डीएनए का नया सिंथेसिस बनता है और वो कॉम्प्लिकेटेड कैसे है। इन सारी समस्याओं का समाधान हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज मुझे अभी और आधा घंटा चाहिए, और आधा घंटा है नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आराम से पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए, हमारे पास समय पर्याप्त है। 21 वाले बैच को फ्री कर चुका हूँ, ठीक है, 22 वाला चल रहा है केवल, 21 वाले को फ्री कर दिया मैंने, वो उनका एग्जाम चल रहा है, मेजर टेस्ट, ठीक है, अब उसको तैयार किया जा रहा है एग्जाम के लिए। तो आराम से हम पढ़ेंगे, समझ में आना चाहिए हमें टॉपिक, ठीक है। तो अब बात यह है कि आप यहाँ तक चीजों को
पढ़ के आएंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज मत पढ़ो, कल ही पढ़ना, एक साथ पढ़ना पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कल समझ में आएगा। नोट्स में आप पढ़ सकते हो, कहां तक बता रहा हूं, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस है ना, उसके पहले तक ही आप एक बार फिर से देख लेना। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये नोट्स में ऐसा कुछ है नहीं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मीटिंग खत्म होने वाला है, ठीक है। नोट्स में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ये सारी बातें मैंने जो आपको बताया है, मैं अगर 1 मिनट में आज की पूरी बात को समराइज करूं तो आज के पूरे क्लास का समरी ही यही है कि जब स्टैंड खुलेगा तो फॉर्क बनेगा ऐसा, और उस फॉर्क का डायरेक्शन अगर इधर मैंने इस किनारे में माना था 5 डैश तो यहाँ 3 डैश रहा होगा, यहाँ 3 डैश है तो 5 डैश रहा होगा, और यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा, इसमें यहाँ पे आरएनए प्राइमर बनेगा। आज की पूरी कहानी का समरी इतना ही है, बाकी नया चेन कैसे कंटिन्यू होगा वो बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अतीक, एनी डाउट? नो सर। ज्योति? नो सर। रिभा? सर हाँ वो रेप्लिकेटिंग और रीअपेयरिंग में डिफरेंस क्या है? फिर से? सर वन करता है रिपेयर वाला काम हाँ हाँ और थर्ड करता है रिप्लिकेटिंग वाला काम। हाँ, तो रेप्लिकेटिंग वाला काम ये है कि नया स्टैंड का सिंथेसिस, और रिपेयर का काम है, कहीं कहीं हाँ नहीं रिपेयर बता रिपेयर रहे कर हैं देता हूँ। कि नया वाला स्टैंड बना, कहीं को गलती हो गया या कहीं पे गैप रह गया तो उसमें चीजों को ठीक करना, दैट इज रिपेयर। पहले रेप्लिकेशन होता है, मतलब नया स्टैंड बनता है, तब रिपेयर का काम चलता है। और कुछ? नो सर। निशा एनी डाउट? नो सर। निशा एनी डाउट? नो सर। चलिए अब आपका टाइमिंग का थोड़ा होर फेर हो रहा है, मुझे पता है, अभिषेक सर कॉल किए थे। रिभा टाइम चेंज हो गया है क्या? रिभा और ज्योति? नो सर। कोई बात नहीं है। निशा आपको नहीं घबराना है, मॉर्निंग इवनिंग वाला टाइमिंग ये फिक्स रहेगा, इवनिंग वाला टाइमिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये लोग का मॉर्निंग वाला क्लास जो चलता है उसका टाइमिंग थोड़ा मेरा फिजिक्स वाले के साथ क्लास कर रहा है, हम इस पे चर्चा करेंगे कल टेस्ट के बाद। अभी आपका टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं लग रहा है मुझे। कल भर तो नहीं है ना टाइमिंग चेंज? सर मुझे कॉल किए थे, बोले मंगलवार से होगा, ठीक है। तो कल आप ऐसा इन्फॉर्म तो नहीं किया हम लोगों को? कल करेंगे ना आपको वो इन्फॉर्म, इसलिए तो आज वो मुझे कॉल किए पहले, ठीक है। तो कल वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, कल आपका ऑन टाइम क्लास है फिजिक्स का जो भी होता है, तो कल आप टाइम पे जाइए, कल आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कल हम टेस्ट के बाद आपसे डिस्कस करेंगे, अभी आपका समय बर्बाद करने में मुझे कोई ज्यादा कुछ सही दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कल हम मिलते हैं, और टेस्ट दीजिए बढ़िया से भाई, एकदम कंसंट्रेट होकर दीजिए। पेपर बहुत आसान पेपर है, केवल एनसीईआरटी है, ओनली एनसीईआरटी। जाओ पेपर आउट कर दिए, जाओ पेपर आउट हो गया, जाओ केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आउट हो गया, जाओ देखते हैं नंबर लाते हो कि नहीं लाते। नीट में भी ठीक है एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है, तो पेपर आउट ही रहता है कुल मिला के, ठीक है। तो पेपर सॉल्व कीजिए अच्छे से, कल फिर मिलते हैं, कल टाइम पर बात करेंगे, ठीक है। बाय बाय।